और एक और बड़ी खबर कि सीएम योगी सोमवार को दिल्ली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी थे। और साथ ही पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने उन्हें काशी के इतिहास पर एक किताब भेंट की। पीएम से मुलाकात में 2024 से पहले सरकारी योजनाओं को तेजी से लागू करने और जनता तक उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भेंट हुई। इस दौरान राज्य की प्रगति को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई और जनहित और देशहित के प्रति उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति राज्य के विकास को एक नया आयाम देगी। ये मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, मुलाकात के बाद ट्वीट भी किया गया और इस ट्वीट के बाद हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की भेंट भी हुई और इस दौरान राज्य की प्रगति को लेकर कैसे उत्तर प्रदेश का और ज्यादा विकास हो सके, इन तमाम विषयों पर चर्चा की गई है। जनहित और देशहित के तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर बातचीत की गई है। तो इससे पहले सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम राष्ट्रपति से भी मिले थे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात और राष्ट्रपति के साथ उनकी मुलाकात। तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से प्रदेश में चल रही जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। और सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम राष्ट्रपति से भी मिले थे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया, यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से प्रदेश में चल रही जन कल्याण और सुशासन की विकास यात्रा पर चर्चा हुई। मुझे विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप सभी यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और बड़ी खबर देहरादून से, सीएम धामी का मध्य प्रदेश का दौरा आज है। दोपहर 12 बजे देहरादून से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। मध्य प्रदेश में विद्याधाम दर्शन कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी है और एमपी दौरे से पहले 8 बैंक शाखाओं का शुभारंभ भी सीएम धामी के द्वारा किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे वेतन विसंगति समिति से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। तो उत्तराखंड के लिहाज से ये बड़ी खबर कि आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे सीएम धामी का मध्य प्रदेश का, क्योंकि दौरा है आज। और 12 बजे दोपहर देहरादून से मध्य प्रदेश के लिए वो रवाना हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में विद्याधाम दर्शन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और एमपी दौरे से पहले 8 बैंक शाखाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। तो यूपी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी बुलडोजर वॉर जारी है। हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर की मदद से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है। बीते 1 हफ्ते से लगातार चल रही प्रशासन की कार्रवाई और उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार चल रहा है। और ये देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का बुलडोजर फिर से गरजा। कई अतिक्रमणों को ढाया गया, ध्वस्त किया गया और नगर निगम हल्द्वानी में बड़ी तेजी से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि शहर को अतिक्रमण मुक्त कर साफ सुथरा किया जा सके। नैनीताल जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने 1 हफ्ते पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। तो अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। वहीं ठेकेदारों के काम करने में देरी को लेकर सीएम काफी सख्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लगाई फटकार। सीएम योगी ने गोरखपुर के डीएम को सख्त निर्देश दिए। ठेकेदार समय पर नहीं करते काम तो करें ब्लैकलिस्ट, ये उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। तो अधिकारियों को लेकर सख्त निर्देश। ठेकेदारों के काम करने में देरी को लेकर सीएम काफी सख्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और सीएम योगी ने गोरखपुर के डीएम को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर ठेकेदार समय पर नहीं काम करते हैं तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए।
तो अब वो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होंगे जो समय पर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि एक टाइम बाउंडेशन होता है। उस टाइम बाउंडेशन को अगर कंप्लीट नहीं किया जाता है तो फिर उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ये निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, किसानों को लेकर योगी सरकार का एक बड़ा फैसला। किसानों को जल्द मिलेगी फसलों की और बेहतर कीमत। योगी सरकार 1 वर्ष में स्थापित करेगी 825 एफपीओ। 354.75 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया। प्रावधान इसका रखा गया है और 100 दिन में प्रत्येक विकास खंड में विशेष फसल का होगा चयन। प्रदेश के 4 लाख किसानों को सीधा लाभ देने की तैयारी की जा रही है इस अभियान के माध्यम से। तो किसानों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है कि किसानों को जल्दी ही फसलों की और ज्यादा बेहतर कीमत मिलेगी। योगी सरकार 1 वर्ष में स्थापित करेगी 825 एफपीओ। इसके साथ ही देखिए लगभग 354 करोड़ 75 लाख रुपए बजट का प्रावधान रखा गया है और 100 दिन में प्रत्येक विकास खंड में विशेष फसल का चयन भी किया जाएगा, चुना भी जाएगा। प्रदेश के 4 लाख किसानों को सीधा फायदा बड़े फैसले के माध्यम से जरूर मिलने जा रहा है। समाज से छुआछूत मिटाने के लिए भले ही कानून का निर्माण कर दिया गया हो, लेकिन छुआछूत के भेदभाव का अंत अभी पूरी तरह से हटा तक नहीं है। ताजा मामला चित्रकूट के मनिकपुर क्षेत्र का, जहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमरपुर में बसोर जाति के बच्चों के साथ स्कूल में भेदभाव करने का आरोप है, जिससे बसोर जाति के बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया है। पीड़ित परिवार ने वहां के कुछ लोगों पर नल में पानी न भरने देने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत मिलने पर पानिकपुर के एसडीएम रमेश कुमार श्रीवास्तव और खंड शिक्षा अधिकारी ने गांव में पहुंचकर जांच की और छुआछूत का जो भेदभाव करने वाले हैं उन पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब जांच पड़ताल करने के लिए अधिकारी पहुंचे हुए थे। मौके पर जो हैंडपंप लगा है, जिस पर ये आरोप था कि लोगों को रोका जाता है, वहां पर विशेष जाति के लोगों को, वहां पर भी जिसके प्रति शिकायत थी, जिसने शिकायत की थी, उन सबको जैसा कहा जाना चाहिए, यानी जो शिकायत करता था उसको ले जाकर मौके पे बात की गई और हैंडपंप के घर के सामने, हैंडपंप के सामने जो केशन रहते हैं उनको बोला गया कोई भी इस तरह की अगर शिकायत आई कि किसी को रोका जा रहा सरकारी हैंडपंप में रुकने से तो आपकी एफआईआर की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया इस तरह की कोई भी केस सामने नहीं है। वहीं नोएडा के नामी स्कूल खेतान पब्लिक स्कूल में 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 13 बच्चों के साथ ही स्कूल के 3 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया। खेतान पब्लिक स्कूल में टीचर और बच्चों को मिलाकर कुल 16 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 13 बच्चे कोरोना संक्रमित होने के बाद स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए अगले 2 दिन के लिए ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन बंद करने के आदेश दिए और साथ ही कोरोना संक्रमित पाए गए सभी छात्र 9वीं और 12वीं के बताए जा रहे हैं। 13 बच्चे और 3 टीचर्स की सूचना प्राप्त हुई है कि कोविड पॉजिटिव है, लेकिन इसमें ये डिटेल पूरी नहीं है, ना इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ना कोई इनका एड्रेस दिया हुआ है, ना ये पता चला कि ये कहाँ पे टेस्ट हुए हैं। तो अभी इसके लिए मराठी टीम को भी उन्हें भेजा था, लेकिन ये सूचना मिल नहीं पाई अभी पूरी तरह से, क्योंकि इन्हें स्कूल को बंद कर दिया है। स्कूल को बंद करके इसको ऑफलाइन कर दिया और लेटर भी इसी संबंध में मिल नहीं आया था। वहीं सपा विधायक नाहिद हसन और शहजुल इस्लाम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। नाहिद हसन की जहां संपत्ति कुर्क की गई है, वहीं शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप ध्वस्तीकरण के बाद पेट्रोल पंप का एनओसी रद्द कर दिया गया है। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से शामली में कार्रवाई हुई, बरेली में कार्रवाई हुई है। सपा विधायकों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नाहिद हसन का राइस मिल कुर्क हुआ है और शहजुल के पंप पर एनओसी। ये देखिए 2 तस्वीरें। वहीं शामली जनपद के कैराना विधानसभा सीट से सपा विधायक नाहिद हसन के राइस मिल पर प्रशासन ने चाबुक चलाते हुए कुर्की नोटिस चस्पा किया है। 2019 में मंडी समिति का कर न चुकाने को लेकर कार्रवाई की गई है और कुर्की के बाद भी अगर मंडी समिति की बकाया धनराशि जमा नहीं की गई तो फिर नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। राइस मिल पर 2019 से लेकर अब तक करीब 16 लाख से ज्यादा रुपए का मंडी समिति कर बकाया है। कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी बकाया जमा नहीं कराया गया। हम इस वक्त हैं नाहिद हसन के उस राइस मिल में जहां कुछ देर पहले शासन प्रशासन के अधिकारियों ने बकाया राशि जमा न करने को लेकर
इस पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर देता। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग है और ये मशीनें हैं बंद पड़ी है, और मंडी सचिव का जो मंडी समिति है क्षेत्रीय, उसका करीब 16.5 लाख रुपए इस पर बकाया है। बकाया जमा न करने को लेकर आज अधिकारियों ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया। जी मीडिया की टीम आज उस शुगर मिल में या राइस मिल में पहुंची है जहां ये बंद कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से 2019 से लेकर अब तक बकाया राशि जमा नहीं हुई और अब कुर्की नोटिस चस्पा हो गया है। बकाया राशि जो मंडी सचिव समिति की है वो जमा नहीं होती तो कुर्की नोटिस चस्पा कर देगा। लेकिन साफ तौर से अधिकारियों का कहना है कि अगर आने वाले समय में दिए गए समय में अगर पैसा जमा नहीं होता तो इसकी नीलामी भी होना निश्चित है। सरवण शर्मा, जी मीडिया, शामली। वहीं यूपी में बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भदोई में तालाब की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई तो फर्रुखाबाद में रास्ते की जमीन खाली कराई गई। वहीं पर रायबरेली में अवैध दुकानों पर कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये तीनों तस्वीरें देखिए भदोई, फर्रुखाबाद और रायबरेली की, जहां बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी। तालाब की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, रास्ते की जमीन खाली हुई, अवैध दुकानों को जमींदोज किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। गोदना खुर्द में 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। प्राधिकरण की जमीन कब्जाने वालों पर एफआईआर की गई है और साथ ही कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जमीन कब्जाने वालों पर एफआईआर की चेतावनी दी गई है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 20 करोड़ बताई जा रही है। तो यूपी में अपराधियों के अवैध संपत्ति पर बाबा के बुलडोजर और यूपी पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ साफ देखने को मिल रहा है। अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है योगी सरकार का सख्त अभियान। तो योगी सरकार के सख्त अभियान के खौफ का आलम यह है कि तमाम शातिर अपराधी अपराध की राशि से तौबा करके अब खुद अपने हाथों में तख्ती लेकर जेल जाने के लिए पहुंच रहे हैं। थाने में पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। और ऐसा ही मामला गैंगस्टर के मामले में सालों से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी रिजवान उर्फ रोजन का है, जिसने कि आज बहराइच के थाना सुजौली में हाजिर होकर थाना अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह के सामने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए कहा कि मैं गैंगस्टर का मुजरिम हूं सर, हमारे घर को न गिराया जाए। ये कहते हुए आरोपी ने थाने में हाजिर होकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त रिजवान उर्फ रोजन, जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी, तो लगातार दबिश एवं कुर्की के भय से यह अभियुक्त आज दिनांक 11/4/2022 को थाना सुजौली में स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया है और अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया गया। तो कानपुर में एबीबीएस में दाखिले के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। यहां पर कुछ ठगों ने कई छात्रों से एडमिशन के नाम पर पैसे ठग लिए। खुलासा जब हुआ जब छात्र फर्जी एडमिशन का पेपर लेकर कॉलेज पहुंचे थे। देखिए। कानपुर से सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस का दाखिला कराने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुन्ना भाइयों का एमबीबीएस बनाने का ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जो नीट का पेपर देने वाले स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है। इस गिरोह की ठगी का शिकार बने 2 स्टूडेंट्स कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने पहुंच गए। जांच में इनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए। उन्होंने नवंबर से मुझे कॉल करना स्टार्ट किया था, फिर बोला था कि हम काउंसलिंग के प्रोसेस से कराएंगे तुम्हारा एडमिशन। तो हमें लगा जब काउंसलिंग से करा रहे हैं तो सही होगा। फिर उन्होंने हमें पेपर्स वगैरह फॉर्म वगैरह दिखाया, जहां यहाँ पे GSVM के प्रिंसिपल का सिग्नेचर वगैरह था और उनकी मोहर वगैरह भी लगी हुई थी। तो जब हमने वो देखा तो हमें लगा ओरिजिनली है ये सब। कुल मिलाकर 3 ऐसे मामले सामने आने से मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।
2 मामले आए हैं, जिसमें पहला तो सुबह ही आ गया था, करीब 10:30-11 के बीच में स्टूडेंट सेक्शन में आते ही उसने, लड़की का था, है ना, उसने कहा था कि हमें एडमिशन चाहिए है। तो उसके जब पेपर उसने दिखाए, हम लोगों ने मांगे, तो पेपर सारे फर्जी थे, है ना। प्रिंसिपल साहब के उसमें ऑफिस के उससे दिया, लेटर से दिया गया था, जो कि हम लोग कभी उस पर देते ही नहीं है। जो उसका फॉर्मेट था वही गलत था। हम लोग उस फॉर्मेट पे कभी भी एडमिशन नहीं लेते हैं। हर अभिभावक का सपना होता है कि उनके बच्चे का भविष्य बेहतर बने। अपने बच्चों का भविष्य संवारने की इसी लालच में अभिभावक अपनी गाढ़ी कमाई गंवा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि अपने लाडले या लाडली का भविष्य संवारने के लिए कहीं आप भी किसी की ठगी का शिकार न हो। जरूरत है सोच समझकर कोई फैसला लेने की, ताकि आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई लूट ना ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबर। सीएम धामी से मुलाकात के बाद कांग्रेस के बड़े नेता प्रीतम सिंह के तेवर काफी ज्यादा तल्ख हो गए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में नए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बनते की रार शुरू हो गई है। प्रीतम सिंह को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए। उत्तराखंड की सियासत के एतबार से आज कांग्रेस में बड़ी गहमा गहमी रही। एक तरफ कांग्रेस का एक धड़ा सरकार के खिलाफ सड़क पर था, तो दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे बड़े नेता प्रीतम सिंह सीएम धामी से मुलाकात कर रहे थे। कहा गया कि प्रदेश के विकास को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई, लेकिन कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष घोषित होने के कुछ घंटे बाद हुई ये मुलाकात कई सवालों को जन्म दे गई। हालांकि मुलाकात के बाद प्रीतम सिंह ने अपने बयान से धमाका कर दिया। प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार का इल्जाम खुद पर लगता देख उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने की बात कह डाली। कांग्रेस जो है हमारी गुटबंदी की वजह से हारी, और निश्चित रूप से मेरा कहना है कि जांच होनी चाहिए, और अगर कहीं पर भी मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे विधायक रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं विधायक के लिए त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ। आमतौर पर खामोश रहने वाले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह गुटबाजी के आरोपों से बेहद आहत नजर आए। पार्टी के अंदर उन पर हार का ठीकरा फोड़े जाने से वो इतना दुखी हो गए कि उन्होंने विकल्प का रास्ता चुनने से भी इनकार नहीं किया। जब राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रभारी ये कहे कि गुटबंदी की वजह से कांग्रेस हारी और गुटबंदी का आरोप मुझ पर लगे, तो मेरे लिए असहनीय है। प्रीतम सिंह के तल्ख तेवरों के बाद कुछ घंटों पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने करण माहरा के सामने चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हालांकि माहरा दम भर रहे हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी और नाराजगी नहीं है। लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, कहने का अधिकार भी है हमको, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ। प्रीतम सिंह जी के संग, गणेश गोदियाल जी के संग और सीनियर्स के संग मुझे विधायक रहने का मौका मिला, और सबका मैं प्यारा भी हूँ, मुझे प्रेम भी सब लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं सबको एक साथ ले पाऊंगा, और एटलीस्ट मेरी वजह से, मेरे को देखते हुए पार्टी के संग कोई चीज़ गलत नहीं होने दी जाएगी। प्रीतम सिंह ने कहा कि उनके ऊपर गुटबाजी का इल्जाम लगा है, जबकि गुटबाजी किसने की ये सबको पता है। इसकी जाँच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने सारा खेल रचा। इन तेवरों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या प्रीतम सिंह कांग्रेस को अलविदा बोल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बड़ी खबर उत्तरकाशी से। वरुणावत पर्वत पर आग बुझ गई है। वरुणावत पर्वत के जंगल में आग बुझी है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जंगलों में भी आग बुझ गई है। कई घंटों तक शोलों ने तांडव मचाया। उत्तरकाशी मुख्यालय से लगे वरुणावत पर्वत और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के जंगलों में रविवार को भीषण आग लगी थी, जिस पर आज सुबह तक काबू पाया जा सका है। वरुणावत पर्वत के जंगलों में इतनी भीषण आग लगी हुई थी कि पूरे उत्तरकाशी शहर में धुआं देखने को मिल रहा था। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी रेंज, भड़ाहाट रेंज और मुखेम रेंज, डूंडा रेंज, धरासू रेंज सहित यमुना घाटी रेंज के जंगलों में आग का तांडव मचा, और आग से लाखों की वन संपदा के साथ साथ जंगली जानवरों को भी भारी नुकसान पहुंचा। एक और खबर आपको दें कि 3 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बैंड से जानकी चिट्टी तक स्थलीय निरीक्षण कर चारधाम यात्रा से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण, पुलिस चौकी निर्माण कार्य, पार्किंग निर्माण कार्य, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, विद्युत व्यवस्था आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभागों को 10 दिन में सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 10 दिन के बाद पुनः निरीक्षण किया जाएगा और ऊपर तक फिर जाएंगे हम लोग, और 10 दिन का समय दिया गया सभी डिपार्टमेंट्स को कि वो प्रगति और लाएं। इस बीच जो पार्किंग का निर्माण हो रहा है बड़कोट में और जांजगीर चट्टी में, उसमें भी थोड़ी प्रगति अभी धीमी थी, उसको भी तेज करने को कहा गया, ताकि और इसके अतिरिक्त और क्या पार्किंग की जगह हो सकती है ये भी ढूंढी गई है ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। कुल मिला के हमने 25 अप्रैल डेडलाइन सेट करी है सभी कार्यों के लिए। 25 अप्रैल तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। और झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे के बाद हरिद्वार में मनसा और चंडी देवी रोपवे की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। रोपवे संचालित करने वाली कंपनी रोपवे की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई है। 42 सालों से हरिद्वार में ये दोनों रोपवे संचालित हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के पहले दोनों रोपवे पर क्विक रेस्पॉन्स टीम को अलर्ट किया गया। दरअसल बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोपवे के जरिए मनसा और चंडी देवी मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। रोपवे के लिए हाफियरली मेंटेनेंस शटडाउन भी हम लोग रखते हैं साल में एक बार, और एक बार हम लोग एनुअल मेंटेनेंस शटडाउन भी हमारा। तो पूरी क्योंकि रोपवे हम चलाते हैं तो हम इसमें हमें पूरा सेफ्टी जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको कंप्लीट ख्याल रखते हैं और उसको फुलफिल करते हैं। और पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल वर्चुअल मीटिंग हुई और इस बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने अपील की रूस यूक्रेन युद्ध का शांति से समाधान किया जाए। तो रूस यूक्रेन के बीच शांति होनी चाहिए, ये रुख है हिंदुस्तान का। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बैठक में यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर चर्चा की गई और भारत और अमेरिका बीच 2+2 की बातचीत इसे कहा जा रहा है। और इस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा कि वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। भारत अमेरिका आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधित किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन बाकी की तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी हैं। छोटा छोटा कांचा कांचा नींबूड़ा अब आम लोगों के दांत खट्टे कर रहा है। लोगों को नजर से बचाने वाले नींबू को खुद ही नजर लग गई है। फलों का राजा आम हो या सेब, नन्हे से नींबू ने सभी के दांत खट्टे कर दिए हैं। खुद को कीमती समझने वाले आम, सेब और अंगूर को नींबू ने पानी पिला दिया है। यूं समझ लीजिए कि 1 किलो नींबू के बदले आप 4 किलो अंगूर खरीद सकते हैं या 2 किलो सेब घर ले जा सकते हैं। पहली बार नींबू इतना महंगा हुआ है, ये 240 रुपए किलो बिक रहा है, सबको आंखें दिखा रहा है। अगर आप एक नींबू खरीदने बाजार जाएंगे तो शर्मिंदा होकर घर वापस आएंगे। इसके लिए 10 से 15 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। पेट्रोल